स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11वीं क्लास के एनसीईआरटी राजनीतिक सिद्धांत, ठीक है। और हमने उसके 9 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इसका अंतिम लेसन जो कि डेवलपमेंट के बारे में है, ठीक है, विकास के बारे में, ये इस बुक का अंतिम अध्याय है, अध्याय नंबर 10 है, ठीक है। तो आज हम विकास के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और आज के बाद जो है हमारा मतलब इस अध्याय के बाद ये जो बुक है वो कंप्लीट हमारी हो जाएगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से मैंने आपको समझाने में भरपूर प्रयत्न किया है, ठीक है, और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और मेरी जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेज हैं, भारत की राज व्यवस्था, वो रेगुलरली चल रही है। आप उन लेक्चर्स को भी जरूर सुनिएगा, ठीक है। एक एक प्रावधान के बारे में और एक एक अनुच्छेद की बात हो या किसी भी टॉपिक की बात मैंने वहाँ डिटेल से डिस्कशन किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो विकास के बारे में क्या कहता है विकास और क्या विकास की अवधारणाएँ हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, पहले अब इस बारे में जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। तो देखो क्या कह रहा है, इस अध्याय में हम विकास की सामान्य समझ से शुरू करेंगे। यानी मित्रों कह रहा है कि इस अध्याय में हम विकास की सामान्य समझ के साथ चर्चा शुरू करेंगे और देखेंगे कि विकास की समझ ने क्या समस्याएं पेश की है। यहाँ मित्रों हम इसमें चर्चा करने वाले एक तो विकास के बारे में और विकास ने कौन कौन सी हमारे समक्ष समस्याएं ऐसी पैदा की है, उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। बाद वाले खंडों में हम उन तरीकों को खोजेंगे जिनसे इस समस्याओं को हल किया जा सकता है। हम विकास के बारे में सोचने के कुछ वैकल्पिक तरीकों पर भी चर्चा करेंगे इस अध्याय से गुजरने के बाद। यानी मित्रों कह रहा है कि कौन सी समस्याएं विकास के कारण हमारे देश में उपजी है, इसके अलावा उन समस्याओं को समाधान यानी उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए हमें कौन कौन से तरीके खोजने होंगे, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और कह रहा है कि इस अध्याय को आप पढ़ लोगे ना तो उसके बाद आपको जो विकास पद के अर्थ की व्याख्या आप समझ जाओगे, विकास के प्रचलित मॉडलों की उपलब्धियों और समस्याओं पर चर्चा और विकास के जो वैकल्पिक मॉडल पेश किए गए हैं उनमें से कुछ एक पर चर्चा भी कर सकेंगे। यानी मित्रों विकास के कौन कौन से मॉडल होते हैं, विकास का अर्थ क्या होता है, विकास की कौन सी उपलब्धियां हैं, ठीक है, क्या विकास के प्रोज हैं, क्या उसके कौन से हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विकास के बारे में। तो भूमिका की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो भूमिका के बारे में क्या बताया जा रहा है, कह रहा है ये कह रहा है कि मान लें कि एक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा की ओर से पाठ्यक्रम से इतर गतिविधि के तौर पर वार्षिक पत्रिका निकलती है। एक कक्षा में शिक्षक पिछले साल की पत्रिका को आदर्श मानता है और उनके अनुसार इस साल की पत्रिका की योजना बनाता है कि इसमें कौन से विषय, आलेख, कविता आदि होने चाहिए। उसके बाद वह विषयों का विभाजन कर विभिन्न छात्रों में लिखने के लिए विषय और जिम्मेवारियों को बंटवारा करता है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, एक विद्यालय है, ठीक है, एक स्कूल है और उस स्कूल में क्या होता है जो है एक मैगजीन निकलती है, एक ईयरली यानी वार्षिक एक मैगजीन निकलती है और जो पाठ्यक्रम में जो स्टूडेंट है उनके जो पाठ्यक्रम में जो चीज़ें शामिल होती है ना वो चीज़ें उसमें शामिल नहीं, उसमें अलग चीज़ें कुछ शामिल होती है, ठीक है। और पिछले साल की जो यानी एक साल जब मैगजीन निकल जाती है तो उस मैगजीन का एक शिक्षक है वो पिछले साल की मैगजीन का उपयोग करता है वो अगले साल की मैगजीन निकालने के लिए, और वह भी यह भी देखता है कि हाँ इसमें मुझे जो है कौन से विषय शामिल करने हैं, कौन सी कविताएं, ठीक है। तो ये सभी उसमें शामिल वो करता है पिछले साल की मैगजीन का सहारा लेकर के। अब ठीक है वो क्या करता है कि जो भी विषय होते हैं ना, चाहे विषय यानी कि कोई आलेख लिखना है या कविता लिखनी है, तो इन विषयों का वो बंटवारा करता है कहाँ पे, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मध्य। अब देखो क्या कर रहा है, ऐसे में यह भी संभव है कि क्रिकेट में रुचि रखने वाली छात्रा को कोई अन्य विषय मिल जाए और जिसे क्रिकेट का जिम्मा दिया जाए वह वास्तव में नाटक लिखने का उत्सुक हो। यह भी संभव है कि इस योजना के तहत 3 छात्र मिलकर कार्टूनों की एक श्रृंखला तैयार करना चाहते हों मगर पाएं कि उन्हें अलग अलग समूहों में रख दिया। यानी फ्रेंड्स जिनकी इच्छा है ना, जिनकी जिस चीज़ में रुचि है, हो सकता है उनकी रुचि के अनुसार उनको काम ना मिले, ठीक है। क्रिकेट में रुचि रखने वाली लड़की को हो सकता है कोई अन्य विषय मिल जाए, ठीक है। तो यही कह रहा है और आगे देखो क्या कहता है, हालांकि एक अन्य कक्षा में छात्रों के बीच पत्रिका की विषय वस्तु को लेकर बहस होती है। यानी एक और कक्षा है और उसमें जो है पत्रिका यानी मैगजीन की क्या थीम होगी, ठीक है, क्या उसकी विषय वस्तु होगी, तो इसको लेकर के वहाँ बहस हो रही है।
और वहाँ अनेक असहमतियाँ भी होती है, लेकिन आखिर में सारे विवाद के बाद एक कार्यक्रम उभरता है जिस पर हर कोई सहमत है। यानी मित्रों, बेशक वहाँ पे बहस हुई, वाद विवाद हुए, लेकिन अंत में ये निर्णय निकला, यानी अंत में कोई निर्णय निकला, ठीक है, और उस निर्णय पर सभी सहमत भी हुए। अब मित्रों क्या करा है, आपकी राय में कौन सी कक्षा ऐसी पत्रिका निकाल पाएगी जिसमें का छात्रों की अपनी विशिष्ट रुचि सर्वोत्तम संभव तरीके से साकार होगी। मित्रों ये पूछ रहा है हमसे, इन दोनों कक्षाओं में से कौन सी ऐसी कक्षा होगी कि वो जो है एक अच्छी प्रकार से, यानी एक अच्छी और एक सर्वोत्तम सब जो पत्रिका होगी ना वो निकाल पाएगी। पहली कक्षा शायद अच्छा लिखने वाली पत्रिका तैयार करे, पर क्या उसकी विषय वस्तु रोचक होगी? क्या जो व्यक्ति क्रिकेट पर लिखना चाहता था उतने ही उत्साह के साथ उसने किसी अन्य विषय पर लिखा? और कौन सी पत्रिका अनूठी मानी जाएगी, कौन सी आदर्श, कौन सी कक्षा महसूस करेगी कि पत्रिका पर काम करना रोचक था, और कौन इसे महज रोजमर्रा के काम की तरह करेगी? यानी मित्रों बेशक जो दूसरी क्लास है जिसमें सभी जो है अंत में जाकर के सहमत हुए, तो उस विषय पर जो पत्रिका निकलेगी ना, यानी वो क्लास जो पत्रिका निकालेगी बेशक वो पत्रिका अच्छी निकलेगी। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सी रुचि है, और रुचि के अनुसार व्यक्ति को जब काम मिलता है तो जो भी काम वो करते हैं तो उसको जो अपनी तन्मयता के साथ करते हैं। और फ्रेंड्स आगे क्या कहता है, किसी समाज के लिए विकास से जुड़ी बातें तय करना वैसा ही है जैसा छात्रों के लिए तय करना कि वे किस तरह की पत्रिका चाहते हैं। यानी विकास की यहाँ पे तुलना की जा रही है पत्रिका के माध्यम से, क्या कि कौन से छात्र, ठीक है, कौन से छात्र कौन से पत्रिका निकालना चाहते हैं, कौन से उसमें विषय शामिल करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसका संबंध है विकास के साथ भी। जैसे कौन से, यानी किसी देश में जो समाज है, जो व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, वो कौन से, उनकी कौन सी आकांक्षाएं हैं, कौन सी उनकी इच्छाएं हैं, वो कौन से विकास कार्य अपने क्षेत्र में या अपने देश में करवाना चाहते हैं, ठीक है। हम या तो किसी दूसरे देश में इस्तेमाल किए गए मॉडल का यांत्रिक रूप से अनुकरण कर सकते हैं, या पूरे समाज की भलाई और विकास परियोजनाओं से पर प्रभावित लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकते हैं। नेतागण लोगों के विरोध की परवाह न करते हुए विकास परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय कर सकते हैं, या वे लोगों के साथ लेते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि या तो हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे देश में जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो मॉडल है ना उनका हम अनुकरण कर सकते हैं विकास के लिए, या फिर हम जो है क्या करें, पूरे समाज की भलाई या विकास परियोजनाओं से, ठीक है, पूरे समाज की भलाई और विकास परियोजनाओं से पर प्रभावित लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए भी हम योजना बना सकते हैं। और नेतागण क्या करते हैं, कई बार जो है लोगों का विरोध नहीं करते, यानी लोगों का जो विरोध है उस विरोध की वो परवाह नहीं करते, और विकास परियोजनाओं से संबंधित, यानी जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनसे संबंधित कोई भी निर्णय लेना होता है तो वो ले लेते हैं। और या फिर कई बार जो है सिविल सोसाइटी हो गया, या नागरिक समाज, और या अन्य संस्थाएं, तो उन सभी को साथ लेकर के भी योजनाएं बनाई जाती है, विकास कार्य किए जाते हैं। और फ्रेंड्स आगे देखो क्या कह रहा है, विकास शब्द अपने व्यापकतम अर्थ में उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि विकास जो शब्द है ना वो एक बहुत बड़ा उसका अर्थ है, उसमें हम उन्नति, प्रगति, कल्याण, ठीक है, बेहतर जीवन, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, उन सभी के विचारों को हम इसमें शामिल करते हैं। कोई समाज विकास के बारे में अपनी समझ के द्वारा ये स्पष्ट करता है कि समाज के लिए समग्र रूप से उसकी दृष्टि क्या है और उसे प्राप्त करने का बेहतर तरीका क्या है। और मित्रों आगे कहता है कि कोई भी समाज है ना, वो समाज जो है अपनी ये समझ विकसित करता है कि एक बेहतर हमें जीवन जीना है या एक बेहतर हमारा विकास हो, तो इस बेहतर विकास करने के लिए हमें एक कौन सा तरीका अपनाएं। हालांकि विकास शब्द का प्रयोग प्राय आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज का आधुनिकीकरण जैसे संकीर्ण अर्थों में भी होता है। यानी मित्रों कह रहा है कि जो विकास है ना, उस विकास का अर्थ हम इस बात में भी समझते हैं कि विकास की दर में वृद्धि हो रही है और समाज का आधुनिकीकरण हो रहा है, तो इसका भी, यानी यह भी हम समझते हैं विकास से, यानी विकास का अर्थ हम इस शब्दों में भी लेते हैं। दुर्भाग्य से विकास को आमतौर पर पहले से निर्धारित लक्ष्यों, यानी दुर्भाग्य से विकास को आमतौर पर पहले से निर्धारित लक्ष्यों या बांध, उद्योग, अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से जोड़कर देखा जाता है। क्या कर रहा है मित्रों, दुर्भाग्य हमारा यह है कि विकास को हम किससे जोड़कर देख रहे हैं, हम बांध की परियोजनाएं हैं या कोई अन्य परियोजनाएं हैं, ठीक है, कोई अन्य प्रोजेक्ट जो हम चलाते हैं, चाहे अस्पताल बनवाना हो या अन्य कोई हमें परियोजना चलानी हो। और आगे कहता है विकास का काम समाज के व्यापक नजरिए के अनुसार नहीं होता। इस प्रक्रिया में समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं जबकि बाकी लोगों को अपने घर, जमीन, जीवन शैली को बिना किसी भरपाई के खोना पड़ता है। मित्रों वही बात करें कि विकास जब हम करते हैं ना तो बहुत से लोगों का फ़ायदा भी होता है और बहुत से लोगों का नुकसान भी। जैसे
आपने भी कई बार सुना होगा कि जब कोई, मान लीजिए सरकारें जब कोई प्रोजेक्ट लेकर के आती है, चाहे सड़क से संबंधित हो चाहे रेल से, तो जब ज़मीनें सरकारें लोगों की लेती है, अतिक्रमण उनका यानी उनको अधिग्रहण करती है सरकार, तो उनकी जो ज़मीन तो ले लेती है, लेकिन ज़मीन लेने के बाद जो उनको, यानी कई बार ऐसा होता है कि वो वहाँ रहते भी हैं, तो वहाँ से जो है फिर उनको छोड़ना पड़ता है, अपनी घर हो गया, अपना ज़मीन हो गया, वो छोड़ना पड़ता है, पुनर्वास की समस्याएं पैदा होती है। और जब वे दूसरे स्थान पर जाकर के रहते हैं तो वहाँ के संसाधनों का, जब वो दोहन करते हैं तो वहाँ के संसाधन कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो विकास के सही, यानी विकास का लाभ भी है तो उसका नुकसान भी है। क्या विकास के क्रम में लोगों के अधिकारों का सम्मान किया गया? क्या विकास का लाभ और बोझ का उचित वितरण हुआ? या विकास की प्राथमिकताओं के बारे में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए? ऐसे मुद्दे अनेक देशों में उठाए जा रहे हैं मित्रों। फिर ये कहता है कि क्या विकास से संबंधित हम जितने भी प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं, ठीक है, तो उनका जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या कार्रवाई करनी पड़ी और कितना हमें उसका लाभ हुआ, ठीक है, किन लोगों को नुकसान हुआ, तो क्या हम इसका जो है यानी इसकी हम क्या जांच करते हैं। और ऐसे मुद्दे अनेक देशों में उठ भी रहे हैं, इसलिए विकास अच्छा खासा विवाद का विषय बन गया है। विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडल बहस और आलोचना के विषय बन गए हैं और वैकल्पिक मॉडल पेश किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विकास की व्यापक समझ एक ऐसे मानक की भूमिका निभा सकती है जिससे किसी देश में विकास के अनुभव को जांचा जा सकता है। मित्रों, फिर कह रहा है कि आलोचनाएं, बहस, वाद विवाद अब वर्तमान में होने लगे विकास को लेकर के, कौन सा मॉडल हम विकास के लिए अपनाएं। ठीक है, विकास हम जब करते हैं तो पर्यावरण को नुकसान होता है, ठीक है, तो कौन सा मॉडल हमें अपनाना चाहिए और किसी देश में विकास के अनुभव को हम जांचा भी जा सकता है, यानी किसी देश में विकास हमने किया और उसका क्या अनुभव निकला, कितना हमें लाभ हुआ, कितना फ़ायदा, ठीक है, तो इसको हमें ज़रूर जांचना चाहिए। अब देखो, विकास की चुनौती के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि विकास जब हम करते हैं तो विकास करने के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ आती है। जैसे गरीबी हो गई, ठीक है, कुपोषण, बेरोजगारी बढ़ती है, ठीक है, पुनर्वास की समस्याएं पैदा होती है, लोग गरीब बन जाते हैं, तो वैसे भी कौन कौन सी समस्याएं होगी तो हम इसमें चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहा है, विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। यानी विकास की जो अवधारणा है ना मित्रों, 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में, यानी 1900 की जो बात का हम करते हैं तो 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये सफलता हमें प्राप्त हुई। उस समय एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी। अधिकतर देश कंगाल बना दिए गए थे और उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न था। यानी मित्रों, जब हम विकास कर रहे थे ना, तो एशिया और अफ्रीका में क्या हुआ, ऐसा हुआ कि अधिकतर जो देश हैं, यानी एशिया और अफ्रीका में अधिकतर देश कंगाल बन गए और उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न था। शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कम थी। इन्हें अक्सर अविकसित या विकासशील कहा जाता था। इनका मुकाबला पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से था। क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है विकास की अवधारणा ने हमें जो है एक आज़ादी हासिल की थी हमने, और अक्सर अविकसित और विकासशील देश जो थे उनमें जो सुविधाएं कम थी, विकसित देशों में ज़्यादा सुविधाएं थी और अविकसित और विकासशील देशों में कम सुविधाएं थी। 1950 और 1960 के दशक में जब अधिकतर एशियाई व अफ्रीकी देशों ने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की, तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की निहायत जरूरी समस्याओं का समाधान करना था। मित्रों, क्या कह रहा है, जिसे उनकी बहुसंख्यक आबादी भुगत रही थी। क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि जब हम 1950 और 60 के दशक में बहुत से देश, ठीक है, और भारत ने भी जब औपनिवेशिक शासन में आज़ादी हासिल की, तो उनके समक्ष सबसे बड़ी एक ही चुनौती थी कि एक गरीबी उनके देश में थी, कुपोषण था, बेरोजगारी थी, ठीक है, लोग साक्षर नहीं थे। तो ये सभी समस्याएं जो उसमें उन देशों के समक्ष, वो समस्याएं उसमें बहुत बड़ी समस्याएं थी। और उनका तरफ था कि वे पिछड़े इसलिए हैं कि औपनिवेशिक शासन में उनके संसाधनों का उपयोग उनके फायदे के लिए नहीं, उपनिवेशवादियों के फायदे के लिए होता था। और मित्रों, वो क्या करें, हमने भी भारत में देखा था कि भारत में ब्रिटिशर्स ने कितना हमारे संसाधनों का जो है शोषण किया। ठीक है, यहाँ से कपड़ा, ऊन लेकर के जाते थे, कपड़ा बना करके भारत में बेचते थे, ठीक है, और भी भारत की जो कृषि है उसका वाणिज्यकरण कर दिया, तो और भारत के जो उद्योग धंधे थे उनका नष्ट उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो वही बात करें कि वो फिर ये जो देश है ना, वो पिछले जो देश थे वो कह रहे हैं कि औपनिवेशिक जो सत्ता हमारे देश में थी, उन्होंने हमारे देश का संसाधनों का भरपूर शोषण किया और उनके फायदे के लिए उन्होंने यह शोषण किया। स्वतंत्रता के द्वारा वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रहित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार अब उनके लिए वैसी नीतियाँ बनाना संभव था जिनसे
वे अपने पिछड़ेपन से उबर सके और पूर्ववर्ती औपनिवेशिक मालिकों के स्तर को हासिल करने की ओर बढ़ सके। इस बोध ने उन देशों को विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। और फ्रेंड्स आगे क्या कहता है देखो, जब उन देशों ने जो उपनिवेश थे तो उन्होंने जब स्वतंत्रता यानी उन्होंने जब आज़ादी हासिल की तो आज़ादी प्राप्त करने के बाद वो क्या कर रहे थे कि जो उनके जो भी संसाधन है ना, तो उन संसाधनों का वो उपयोग करना चाहते थे अपने राष्ट्र के हित में। ठीक है, और वे ऐसी नीतियाँ बनाना चाहते थे कि जिससे वो पिछड़ेपन से उबर सकें, यानी उसके देश में पिछड़ापन समाप्त हो जाए, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कुपोषण जैसी समस्याएं समाप्त हो। तो इस कारण उन्होंने क्या क्या विकास परियोजनाएं शुरू करने के लिए निर्णय भी लिया और उनसे जो प्रेरणा ली। विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफ़ी बदली है। आरंभिक वर्षों में जोर आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने पर था। यानी मित्रों क्या कह रहा है, विकास की जो अवधारणा है ना वो बहुत बदली है और कह रहा है कि आरंभिक वर्षों में जोर आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने का था। यानी मित्रों पहले वो क्या समझ रहे थे अर्थ का, यानी पहले वो विकास का मतलब क्या समझ रहे थे कि जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप हैं या और भी जो अन्य देश हैं, तो उन देशों में जितना आधुनिकीकरण है ना, जितना उन देशों में उन्नति है उनके स्तर तक हम पहुंचना चाहते हैं। और विकासशील देशों ने औद्योगिकीकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया। यानी विकासशील जो देश हैं उन्होंने क्या किया कि हम औद्योगिकीकरण करेंगे, हमारे देश में कृषि और शिक्षा को बढ़ाएंगे। ठीक है, हम नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करेंगे, चाहे कृषि में हो या अन्य उद्योगों में, और उसके माध्यम से हम जो है आर्थिक उन्नति प्राप्त करेंगे। और उस समय ये माना जाता था, कह रहे हैं उस समय ये माना जाता था कि इस तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव को शुरू करने में केवल राज्य सत्ता ही सक्षम माध्यम है। यानी मित्रों क्या कह रहे हैं कि हम जो प्राप्त करेंगे ना, कौन से लक्ष्य, हम जो औद्योगिकरण करेंगे हमारे देश में, नई नई तकनीकों को हम अपनाएंगे, तो ये सभी काम कौन कर सकती है, केवल राज्य सत्ता यानी सरकार ही कर सकती है। और आगे कहता है कि अनेक देशों ने विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया। ऐसा प्राय विकसित देशों की मदद और कर्ज के जरिए किया गया है मित्रों। फिर करें बहुत से देशों ने जो है बहुत सी विकास की परियोजनाएं लेकर के आए ताकि इन सभी समस्याओं का हम समाप्ति कर सकें, और उन्होंने जो है इस काम को करने के लिए बहुत से विकसित देशों से और अन्य संस्थाओं से भी कर्ज लिया, यानी मदद ली। 50 के दशक से प्रारंभ करते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी, जिसमें भांगड़ा लागल बांध, देश के विभिन्न हिस्सों में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक वर्त परियोजनाएं शामिल थी। यानी मित्रों जब भारत भी आज़ाद हुआ ना, तो भारत की भी यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत भी एक विकासशील देश था, और उसने क्या किया कि भारत में आज़ादी के बाद फिर हमने जो है विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। हमने योजना आयोग की स्थापना की 1950 में। ठीक है, तो हमने भाखड़ा बांध परियोजना हो या हमने कई स्टील प्लांट लगाए, हमने जो है माइनिंग के उद्योग लगाए, और हमने जो फिर हरित क्रांति भी लेकर के आए और कृषि तकनीकों में हमने सुधार किया। उम्मीद की गई कि यह बहुआयामी रणनीति आर्थिक रूप से प्रभावकारी होगी, देश की संपदा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। मित्रों हमने यह आशा की, हमने उम्मीद जताई कि हाँ इससे हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था वो बढ़ेगी। यह उम्मीद भी की गई कि इस बढ़ोतरी से आने वाली संपन्नता धीरे धीरे समाज के सबसे गरीब तबके तक रिस्क पहुंचेगी और असमानताओं को कम करने में सहायता होगी। यानी मित्रों हमने ये भी समझा, हमने ये भी आशा की हाँ जो हमारे देश में जो असमानता है, जो गरीब हैं, जो कुपोषित हैं, जिनके पास बुनियादी सुरक्षाएं आवश्यकताएं नहीं है, उनको जो है बुनियादी आवश्यकताएं मिलेगी। विज्ञान की ताज़ा तरीन खोजों को अपनाने और नवीनतम तकनीकों पर काफ़ी विश्वास किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे नई शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए गए और उन्नत देशों के ज्ञान तक पहुंचने के लिहाज से उनके साथ सहयोग करने को उच्च प्राथमिकता मिली। यानी मित्रों हमने फिर शिक्षा को भी जो है एक बड़ा हथियार माना और हमने जो है IIT जैसी संस्थाएं स्थापित की और अन्य देशों के साथ भी हमने जो है संबंध स्थापित किए, और यह विश्वास किया गया कि विकास की प्रक्रिया समाज को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील बनाएगी और उसे उन्नति के पथ पर ले जाएगी। सही बात है मित्रों कि विकास की जो प्रक्रिया होगी वो हमारे समाज को, हमारे देश को जो है एक नया आयाम देगी, एक नए पथ पर ले जाएगी। ठीक है, और विकास का जो मॉडल भारत और अन्य देशों द्वारा अपनाया गया उसकी विगत वर्षों में बहुत अधिक आलोचना हुई है और इसने विकास के लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। यानी मित्रों जो मॉडल, जो प्रक्रियाएं हमने विकास के लिए अपनाई उसकी जो है आलोचनाएं भी हुई। ठीक है, और मित्रों क्या कह रहा है देखो, अगर यह परियोजना शुरू हुई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। यानी मित्रों ये लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और हो सकता है यहाँ पानी से संबंधित कोई परियोजना है, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये परियोजना, ये प्रोजेक्ट अगर शुरू हुआ ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। यानी मान लीजिए अगर मान लीजिए आप किसी स्थान पर रह रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए गवर्नमेंट आपसे ये कहे कि हम जो है यहाँ पे एक रोड निकलवा चाहते हैं या रेलवे लाइन यहाँ से गुजरेगी,
यहाँ पे बांध बनवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसका विरोध करेंगे क्योंकि मित्रों आप वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, आपकी आजीविका की वहाँ साधन है, ठीक है, आपका घर परिवार वहाँ बना है, रहता है, आपने वहाँ पे जो है रोजगार आपको मिला है। आप अगर मान लीजिए वहाँ से निकल जाते हैं, आप वहाँ से अगर मान लीजिए अगर मुआवजा भी दे दिया जाए, फिर भी अगर वहाँ से आप छोड़कर चले जाते हैं तो दूसरे स्थान पर जाकर आपको रहने में बहुत समस्याएं पैदा होगी, रोजगार आपको नहीं मिलेगा। तो वही स्थिति ये कह रही है कि अगर हम यहाँ से निकाल देगा, अगर ये जो प्रोजेक्ट है अगर यहाँ पे ये लागू हुआ तो हम यहाँ से बर्बाद हो जाएंगे। अब देखो मित्रों, विकास के मॉडल की आलोचनाएं क्या क्या होती है कि विकास जब हम करते हैं तो विकास के मॉडल की कौन कौन सी आलोचनाएं लोग करते हैं। देखो क्या कह रहा है, विकास के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि बहुत से देशों में जिस तरीके से विकास का मॉडल अपनाया गया है वह विकासशील देशों के लिए काफ़ी महंगा साबित हुआ। यानी आलोचक ये कह रहे हैं कि आप जो विकास का मॉडल अपनाते हो ना भैया, इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही और अनेक देश दीर्घकालीन कर्ज से दब गए। मित्रों, जब हम विकास की परियोजना लेकर के आते हैं तो हमारे पास पैसा तो नहीं होता ही नहीं इतना, तो हम कर्ज ले लेते हैं, तो इस कारण से हमारे ऊपर कर्ज का बहुत दब जाता है। और आगे कहता है अफ्रीका अभी तक अमीर देशों से लिए गए भारी कर्ज करा रहा है, विकास के रूप में उपलब्धि लिए गए कर्ज के अनुरूप नहीं रही और दरिद्रता एवं रोगों ने अभी भी महाद्वीप को अपनी चपेट में ले रखा है। मित्रों, अफ्रीका का यहाँ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अफ्रीका जो देश है, यानी अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत से ऐसे देश हैं कि जो अमीर देशों से उन्होंने कर्ज ले लिया अपना विकास करने के लिए, अब वो जो है वो कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मित्रों क्या करा, विकास की वह कीमत जो समाज को चुकानी पड़ी, यानी विकास हमने क्या किया कि समाज को कौन सी कीमत हमें चुकानी पड़ी, कौन सा जो है हमने बहुत बड़ा नुकसान किया, उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। देखो क्या कह रहा है, विकास के इस मॉडल के कारण बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। अन्य चीज़ों के अलावा बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों से विस्थापन हुआ। भाई मित्रों, बात मैंने कई बार आपको बताई, अभी एग्जाम्पल भी दिया कि जब हम विकास की परियोजनाएं लेकर के आते हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ हों या कोई बांध बनवा रहे हैं हम, तो हम जो है लोगों को विस्थापित कर देते हैं, यानी वहाँ से लोगों को हम धकेल देते हैं। भले हम उनको मुआवजा दे देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ जो लोग जब चले जाते हैं तो उनका जो है जो वो आजीविका के लिए जो भी उनके साधन थे वहाँ उस स्थान पर, तो वो उनके लिए नष्ट हो जाते हैं। कह रहा है विस्थापन का कारण आजीविका खोने, दरिद्रता में वृद्धि के रूप में सामने आया। बिल्कुल वही बात कि जो अपनी आजीविका चलाने के लिए जो रोजगार उनको मिल रहे थे उस स्थान पर, वो अब उनको नहीं मिलते। अगर ग्रामीण खेती समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्र से विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति का भी विनाश होता है, क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी सामुदायिक जीवन पद्धति खो बैठते हैं। ऐसे विस्थापनों ने अनेक देशों में संघर्षों को जन्म दिया। मित्रों, वही बात जो मैंने अभी पिछले पेज पर कही कि जब हम एक स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो वहाँ जाने में हमें, वहाँ रहने में बहुत सी हमें समस्याएं देखने को मिलती है। हमारे पास रोजगार नहीं होता, हम गरीबी के जो है यानी हम गरीब बन जाते हैं, गरीबी के स्तर पे हम चले जाते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो जो है नष्ट हो जाती है। हम दूसरे स्थान पर जाकर के वहाँ घुल मिल नहीं पाते, हम अवसाद में चले जाते हैं। यानी बहुत सी समस्याएं हमारे वहाँ पे देखने को मिलती है और वहाँ पे फिर क्या होता है कि संघर्ष होते हैं, आंदोलन होते हैं, फिर जो है लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। विस्थापित लोगों ने अपनी इस नीति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में सुना होगा। यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के तहत बनने वाले बांधों के खिलाफ निर्माण के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। यानी मित्रों, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए कह रहे हैं कि नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उसके खिलाफ लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। और बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा कि इससे बिजली पैदा होगी, काफ़ी बड़े इलाके के जमीन की सिंचाई में मदद होगी और सौराष्ट्र व कच्छ के रेगिस्तानी इलाके को पेयजल भी उपलब्ध होगा। बड़े बांधों के विरोधी इन दावों का खंडन करते हैं, यानी कह रहे हैं कि जब हम बांध बना लेंगे तो इससे बिजली बनेगी, ठीक है। बिजली के माध्यम से किसानों को जब हम बिजली देंगे तो सिंचाई होगी और लोगों को पानी पीने के लिए मिलेगा। तो लेकिन जो बांध के विरोधी है ना, जो इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं, वो जो है इन दावों का खंडन करते हैं। क्यों? कहने इसके अलावा अपनी ज़मीन के डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका के छीनने से 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या पैदा हो गई। इनमें से अधिकांश लोग जनजातीय दलित समुदाय के हैं और देश के अतिवंचित समूह में आते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी तर्क दिया जाता है कि विशाल जंगली भूभाग भी बांध में डूब जाएगा, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ेगा। नहीं मित्रों, कह रहे हैं कि विकास अगर अपन करेंगे ना, अगर हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो एक तो लोग जो है विस्थापित होंगे, ठीक है, उनका रोजगार छिन जाएगा और वो जो है गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी प्रकृति है, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको भी इससे नुकसान पहुंचेगा।
ठीक है। और वर्तमान में भी आप देख सकते हैं जो जितनी समस्याएं हो रही है, तो वो समस्याएं जो प्रकृति को लेकर के आती है, चाहे हम उत्तराखंड में बाढ़ की बात कर लें या कई बार मुंबई में, और अब तो दक्षिण भारत में जो है बाढ़ का तो सिलसिला हमेशा प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सिलसिला तो बना ही रहता है। तो ये सभी मित्रों जो समस्याएं वो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और मानवजन्य समस्याएं हैं। मनुष्य ने खुद इन समस्याओं को जन्म दिया है। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ क्या करा, देखो किसी एक इलाके के बारे में जानकारी एकत्र करो कहाँ जहाँ विकास की कोई बड़ी परियोजना, बांध, सड़क, रेलवे लाइन या किसी उद्योग का निर्माण चल रहा हो। क्या वहाँ उस परियोजना के खिलाफ कोई विरोध या शिकायत रही है? विरोधियों के द्वारा क्या मुद्दे उठाए गए हैं? इन मुद्दों के प्रति सरकार का जवाब क्या रहा? कुछ विरोधियों और कुछ सरकारी अधिकारियों से मिलकर दोनों पक्षों की जानकारी एकत्र करो। यानी मित्रों आपसे कह रहा है कि आपके क्षेत्र में कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके चलने से वहाँ का नुकसान हो रहा है, उन लोगों का विरोध, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनका रोजगार छिन रहा है, उन लोगों ने कौन सा विरोध किया, सरकारी अधिकारियों ने क्या जवाब दिया, इन सभी के बारे में आपको जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह रहा है। और देखो मित्रों आगे कह रहा है क्या कह रहा है, विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी है। मित्रों अभी हमने बात की कि विकास की क्या कीमत हमने यानी मनुष्य ने और समाज ने क्या कीमत चुकाई, और अब कह रहे हैं विकास की कीमत जो पर्यावरण ने चुकाई, कौन सी चुकाई? कह रहा है विकास में कह रहा है कि वास्तव में विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा और इसके परिणामों को विस्थापित लोग ही नहीं पूरी आबादी महसूस करने लगी। मित्रों वही बात कि पर्यावरण जनित समस्याएं फिर पैदा होती है विकास से। ठीक है। और विकास के जो बहुत बड़े गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फिर उभर करके आती है और उनका जो हम फिर समाधान सुलझा नहीं पाते। ठीक है। और देखो जब दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर आया तो ये देखा गया कि तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्योगों के स्थापित होने के कारण ही नुकसान इतना अधिक हुआ है। मित्रों जब 2004 में सुनामी आई तो ये कह रहे हैं कि जब सुनामी आई ना तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी जो हमारे तटीय इलाके होते हैं जहाँ पे वन होते हैं, चाहे हम मैंग्रोव वनों की बात करें या अन्य झाड़ियों की बात करें, तो वो नष्ट हो गई। ठीक है। अगर वो नष्ट नहीं होती तो जो समुद्री लहरें उठ करके आई तो उन लहरों को वो वन या वो झाड़ियाँ जो है वो रोक लेती। ठीक है। तो तब हमारे को ये पता लगा कि हाँ विकास की जो परियोजना हम लेकर के आए उससे जो है हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, और अब जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से अब हमारे को नुकसान पहुंच रहा है। और देखो आपने भूमंडल के ताप बढ़ने के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। यह बाढ़ लाने और बांग्लादेश और मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले इलाकों को डुबो देने में सक्षम है। वही मित्रों अब ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ बात की जा रही है कि आप जो ग्रीन हाउस गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हो, ठीक है, जीवाश्म ईंधनों का आप ज़्यादा उपयोग कर रहे हो, इसके कारण जो है जो हमारी पृथ्वी उसका तापमान बढ़ रहा है, और आर्कटिक जो अंटार्कटिक जो हमारे महाद्वीप है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है फिर जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। और जो हमारे द्वीपीय राष्ट्र हैं, चाहे मालदीव की बात कर लें या मॉरिशस की बात कर लें या बांग्लादेश की, तो जो छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र वो उनके डूबने पर का खतरा हमारे समक्ष मंडरा रहा है। आने वाले दौर में पारिस्थितिक संकट से हम बुरी तरह प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता। मित्रों जो दिल्ली की हमारी घटना है, दिल्ली की हमारी जो समस्या है हर बार ज़्यादातर सर्दियों में बढ़ जाती है और गर्मियों में और हमेशा बनी रहती है कि वायु प्रदूषण हमेशा बना रहता है। तो कह रहा है कि पारिस्थितिक संकट हमारे समक्ष उत्पन्न हुआ है, लेकिन संसाधनों के अविकसित उपयोग का वंचितों पर तात्कालिक और अधिक का प्रभाव पड़ेगा। जलावन, जड़ी बूटी और आहार आदि के रूप में जंगल के संसाधनों का अपने गुजारे के लिए विविध प्रकार से उपयोग करने वाले गरीबों पर जंगल के नष्ट होने से बहुत बुरा असर पड़ा है। नदियों तालाबों के सूखने और भूमिगत जल स्तर के गिरने का अर्थ है कि औरतों को पानी लाने के लिए अधिक दूर चलना पड़ेगा। भाई मित्रों हमारे अब बात कर रहे हैं कि जो जलावन लकड़ी है, जड़ी बूटी है, आहार आदि के कारण जो है हम जंगलों का उपयोग कर रहे हैं, हम जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि जल स्तर जो है दिनों दिन नीचे करता जा रहा है, जिसके कारण जो हमारी महिलाएं हैं, और महिलाएं ही पानी लेकर के आती है ज़्यादातर, तो उनको जो है पानी लाने के लिए फिर ज़्यादा स्थानों पर दूर स्थानों पर चलना पड़ेगा। अब मित्रों आगे देखो क्या कह रहा है, हम विकास के जिस मॉडल का अनुकरण कर रहे हैं वह ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग पर पूरी तरह निर्भर है। क्या कह रहा है, विकास का जो मॉडल हमने अपनाया है ना कि हम इस मॉडल के माध्यम से विकास करेंगे, हम विकास करने के लिए पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा देंगे। ठीक है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर यानी हमारे ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। विश्व में प्रयुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग कोयला या पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से आता है, जिनको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि अधिकतर जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं वो कोयले के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और उपभोक्ताओं की बड़ी ज़रूरतों को पूरा करने में अमेजन के बरसाती जंगलों का विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है। क्या ये अनवनीकृत संसाधन इतनी मात्रा में हैं कि विकसित देशों के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग समृद्ध जीवन पद्धति अपना सकें? इन्हें संसाधनों की
मित्र प्रकृति को देखते हुए उत्तर नकारात्मक ही होगा। तब आगामी पीढ़ियों का क्या होगा? क्या उन्हें हम एक संसाधन रहित पृथ्वी और ढेर सारी संभावनाएं समस्याएं सौंपने जा रहे हैं? यानी मित्रों कह रहा है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को हम पूरा करने के लिए हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जो है अमेजन के जो जंगल हैं उनको उजाड़ रहे हैं, ठीक है। और जो आने वाली हमारी पीढ़ी है, क्या हम उनको यही समस्याएं देकर के जाएंगे कि आपके पास जो है भरपूर पर्यावरण से संबंधित समस्या होंगी, आपके पास संसाधन नहीं होंगे, आप एक बेहतर जीवन नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो फिर मित्रों यहाँ पे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात उभर के आती है कि सतत विकास हम में जो है करना पड़ेगा। हम संधारणीय विकास की बात करेंगे कि हाँ हम इन्हीं यानी इतने ही संसाधनों का हम उपयोग करेंगे कि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके, ठीक है। अब मित्रों हम विकास का मूल्यांकन करने जा रहे हैं कि विकास का मूल्यांकन करेंगे कि विकास सही है या गलत है, किसका यानी कितना इसका प्रभाव पड़ा, क्या नुकसान हुआ, क्या लाभ हुआ। देखो यह नहीं कहा जा सकता कि दुनिया पर विकास का नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की दर बढ़ाने, यहाँ तक कि गरीबी घटाने में भी कुछ सफलता प्राप्त की। यानी मित्रों कह रहा है कि विकास से नुकसान ही नहीं हुआ है, लाभ भी हुआ है लोगों में। यानी देशों में जो गरीबी मिटी है, असमानताएं थोड़ी खत्म हुई है, कुपोषण में खत्म हुई, बेरोजगारी लोगों में खत्म हुई है, रोजगार उनको मिला है। लेकिन कुल मिलाकर असमानताओं में गंभीर कमी नहीं आई। यानी मित्रों असमानताएं कमी तो हुई, यानी असमानताएं कम तो हुई है, लेकिन एक गंभीर रूप से उनमें कमी नहीं आई है। और विकासशील जगत में गरीबी लगातार एक समस्या बनी हुई है। हमने पहले ही देखा कि यह मान लिया था कि उन्नति के फायदे नीचे की और शिक्षित समाज के सर्वाधिक निर्धन और वंचित तबकों तक पहुंचेंगे और फलस्वरूप सभी के जीवन स्तर में सुधार आएगा। क्या करा है? ये करा कि हम जो है हमने पहले इस बात की चर्चा कर ली थी कि हम जो अगर किसी प्रकार का विकास करेंगे ना तो उसका फायदा जो है नीचे के वर्गों तक भी पहुंचेगा। हालांकि विगत वर्षों में दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती गई। यानी विगत वर्षों में दुनिया में अमीर और गरीब जो वर्ग हैं उनके बीच उनकी दूरी बढ़ती ही गई है। किसी देश में उन्नति की दर ऊंची हो सकती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि उसका लाभ सबको समान रूप से मिले। यानी बेशक किसी देश में उन्नति बढ़ रही है, यानी वहाँ एक संबंधित दर बढ़ रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वहाँ सभी वर्गों को विकास मिल रहा है, यानी सभी वर्गों का वहाँ विकास हो रहा है, ठीक है। तो जब तक आर्थिक उन्नति और पुनर्वितरण साथ साथ नहीं चलते तब तक पहले से ही समृद्ध लोगों द्वारा लाभ पर कब्जा जमाने की गुंजाइश अधिक होगी। कह रहा है कि जब तक हम संसाधनों का पुनर्वितरण नहीं करेंगे, ठीक है, एक समावेशी विकास हम वहाँ नहीं करेंगे, सभी वर्गों को लेकर हम जब विकास नहीं करेंगे, यानी सबका साथ और सबका विकास की बात जो हम करते हैं, तब तक ये सबका साथ और सबका विकास हम नहीं करेंगे, तब तक जो वहाँ पे जो अमीर वर्ग है, ठीक है, जो उच्च वर्ग है, वही उन संसाधनों का दोहन करते रहेंगे और अमीर जो है बनता रहेगा और गरीब बनता रहेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कुछ संदर्भ बताया जा रहा है, उसको हम पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या कर रहा है, जरा कल्पना कीजिए कि आपके घर के पिछवाड़े में एक छुपा हुआ खजाना मिला है, आपको कैसा लगेगा? अगर उसे खजाने को सत्ताधारी लोग विकास के नाम पर थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं, यानी आपके घर में जो कुछ जो है खजाना मिला है और सत्ताधारी जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं या कोई भी सत्ताधारी जो दल हैं, वो जो है उस खजाने का धीरे धीरे करके उपयोग कर रहे हैं। इस विकास का आपके जीवन स्तर या आवास स्तर की उसकी सुविधाओं पर फायदेमंद असर बिल्कुल नहीं पड़ता। बिल्कुल सही है, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा? आपका तो नुकसान ही हुआ, आपका कोई फायदा ही नहीं हुआ। और तो और जो लोग विकास के नाम पर उस खजाने का दावा करते हैं, खजाने की जगह होने के नाते आपके घर पर लगातार उछाल पिछाड़ करते रहते हैं। क्या यह उन लोगों के प्रति घोर अन्याय नहीं है जिनके घर में खजाना पाया गया? यानी खजाना आपके घर में मिला, ठीक है, आपको इसका कोई फायदा नहीं मिला, आपको तो एक कौड़ी भी उसकी नहीं मिली, और जिनको इसका पता लगा, यानी जिनको इसकी खबर पहुंच गई कि हाँ इस व्यक्ति के घर में खजाना मिला है, उन लोगों ने इस खजाने को बांट लिया। देखो अब क्या करेगा, 1950 में नाइजीरिया के ओगोनी प्रांत में तेल पाया गया, जिसका परिणाम कच्चे तेल की खोज में हुआ। यानी कच्चे तेल की खोज कर रहे थे तो वहाँ पे जो तेल का बहुत बड़ा भंडार पाया गया नाइजीरिया में। जल्दी ही आर्थिक वृद्धि और बड़े व्यापार के दावेदारों ने ओगोनी के चारों ओर राजनीतिक षड्यंत्र, पर्यावरणीय समस्याओं और भ्रष्टाचार का घना जाना बोल दिया। इसने उसी क्षेत्र के विकास को रोक दिया जहाँ तेल मिला। यानी इस क्षेत्र में तेल मिला ना, और उस तेल वाले क्षेत्र का इतना विकास होना चाहिए था, लेकिन उसका विकास ही नहीं हुआ क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र वहाँ जो है बुनने लगे और वहाँ पे जो भ्रष्टाचार फिर वहाँ पे बहुत पनप गया। केन सारो विवा जन्म से एक ओगेनवासी थे और 1980 के दशक में एक लेखक, पत्रकार, टेलीविजन निर्माता के रूप में जाने जाते थे। अपने काम के दौरान उन्होंने देखा कि तेल और गैस उद्योग ने गरीब ओगोनी किसानों के पैरों के नीचे दबे खजानों को लूट लिया और बदले में उनकी जमीन को प्रदूषित और स्वयं किसानों को बेघर कर दिया। सारो विवा ने अपने चारों ओर होने वाले इस शोषण पर प्रतिक्रिया दर्ज की। यानी एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि केन सारो विवा थे और एक नाइजीरिया के वो ओगोनी वासी थे, ठीक है। तो जब उनको पता लगा कि सरकारी जो है, यानी सरकार जो है जो राजनीतिक जो षड्यंत्र बुन रही है तेल को लूटने के लिए, तो उससे क्या हुआ कि वो जो है
वहाँ के जो किसान थे उनकी ज़मीनों को उसने जो है छीन लिया। तो जब उसको ये पता लगा तो उसने जो है इसकी प्रतिक्रिया दर्ज की, यानी उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सारो विवाह ने 1990 में खुले जमीनी और समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया। आंदोलन का नाम मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अवगनी पीपल था। यानी फिर उसने आंदोलन किया और आंदोलन इतना असरदार हुआ कि तेल कंपनियों को 1993 तक अवगनी से वापस भागना पड़ा। यानी तेल कंपनियां जो तेल की खोज करने के लिए आई थी उसको जो है वापस से वहाँ से निकलना पड़ा, लेकिन सारो विवाह को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नाइजीरिया के सैनिक शासकों ने उसे एक हत्या के मामले में फंसा दिया और सैनिक न्यायाधिकरण ने उसे फांसी की सजा सुना दी। यानी मित्रों उसको जो है फिर इतना उस व्यक्ति का इतना शोषण हुआ कि उसको जो है गलत मामलों में फंसाया और उसको फांसी की सजा सुनाई गई। सारो विवाह का कहना था कि सैनिक ऐसा सेल नामक उस बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी के दबाव में कर रहे हैं जिससे ओहदे से भागना पड़ा। यानी सैनिकों ने जो उसको फंसाया गलत मामलों में, तो वो उस बहुराष्ट्रीय जो तेल कंपनी यानी जो मल्टीनेशनल जो ऑयल कंपनी है उनके दबाव के कारण ये सैनिक जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों ने इस मुद्दे का विरोध किया और सारो विवाह को छोड़ने का आह्वान किया। ठीक है, विश्वव्यापी विरोध की अवहेलना करते हुए नाइजीरिया के शासकों ने 1995 में सारो विवाह को फांसी पर चढ़ा दिया। यानी मित्रों देखिए कितना उसके साथ शोषण हुआ, एक गलत मामले में उसको फंसाया गया और उसको जो फांसी की सजा दे दी गई। अब मित्रों आप सोचिए उसका क्या दोष था? क्या एक सही विरोध करना क्या किसी व्यक्ति का दोष होता है? ठीक है, तो ये देखो मित्रों कितना यहाँ पे जो है एक उसके अधिकारों का हनन हुआ। ठीक है, और मित्रों आगे फिर से हम यहाँ पे पर्यावरणवाद की चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या करा आपने, अक्सर पर्यावरण अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ विकास, दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण और भूमंडलीय तापन जैसे शब्द सुने होंगे। वे पर्यावरण आंदोलन के पसंदीदा शब्द हैं जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में कारगर होते हैं। यानी कह रहा है कि ये जो जितने भी शब्द हैं ना ये पर्यावरण से संबंधित है और हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरणविदों का कहना है कि मानव को पारिस्थितिकी के सुर से सुर मिलाते हुए जीना सीखना चाहिए और पर्यावरण में अपने तात्कालिक हितों के लिए छेड़छाड़ करना बंद करना चाहिए। उनका मानना है पृथ्वी का इस सीमा तक उपभोग रहा है और प्राकृतिक साधनों को इस तरह नष्ट किया जा रहा है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल उजाड़ धरती, जहरीली नदियाँ और प्रदूषित हवाई छोड़कर जाएंगे। मित्रों जो पर्यावरणविद हैं वो क्या करें, वो कह रहे हैं कि इतना हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं कि इतने हद तक हम नीचे गिर गए हैं, यानी इतने हम घटिया काम कर रहे हैं कि हम जो है हमारी जो प्रकृति है जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमारे को सांस जो हमारे को श्वास दे रही है, ठीक है, जो हमारे को ऑक्सीजन दे रही है, उसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो और क्या हम आने वाली पीढ़ियों को एक उजाड़ धरती, ठीक है, जहरीली नदियाँ और प्रदूषित हवा वो दे करके जाएंगे? पर्यावरणवाद की जड़ें औद्योगिकरण के खिलाफ 19वीं सदी में विकसित हुए विद्रोह में देखी जा सकती है। आजकल पर्यावरण आंदोलन एक विश्वव्यापी मामला बन गया है और इसके गवाह है दुनिया भर में फैले हजारों गैर सरकारी संगठन और बहुत सी ग्रीन पार्टियां। यानी अब हमारे समक्ष पर्यावरण समस्या बहुत इतनी बड़ी बढ़ गई है कि हम जो है उसका विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं और इसमें गैर सरकारी संगठन हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, वो इसमें अपनी बढ़ चढ़ के भूमिका निभा रही है। कुछ जाने माने पर्यावरण संगठनों में ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड शामिल है। सही बात है कि जो ग्रीन पीस है और जो WWF की हम बात करते हैं वो पर्यावरण संगठन है बहुत बड़े। भारत में भी हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। ऐसे समूह पर्यावरण उद्देश्यों की रोशनी में सरकार की औद्योगिक और विकास नीति को बदलने के लिए दबाव डालने का प्रयास करते हैं। यानी ये जो संगठन है वो क्या कहते हैं कि हमें जो पर्यावरण का सुरक्षा करनी है तो हमें जो है यानी ये सरकार पर दबाव डालते हैं कि आप जो है अपने जो विकास का मॉडल है उसको बदलिए। पर्यावरण का आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर आपको विकास भी करना है तो जितना आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो उतना ही आप पहले पर्यावरण को सुरक्षित भी करो। ठीक है, अब आगे रविंद्र क्या कर रहा है, इस बात को अब उत्तरोत्तर अधिक स्वीकृति मिल रही है कि विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की जरूरत है। आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक ध्यान होने से अनेक प्रकार की समस्याएं नहीं बढ़ी है। आर्थिक उन्नति भी हमेशा संतोषजनक नहीं रही है, इसलिए विकास को अब व्यापक अर्थ में ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो सभी लोगों के जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि करे। मित्रों कह रहा है कि विकास जो हमने किया है ना उस विकास से बहुत बड़ी समस्याएं हमारे समक्ष उभर करके आई है। यानी आर्थिक उन्नति विकास हम लेकर के आए थे किसके लिए, अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए, लेकिन हमारी इतनी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, हमारी आर्थिक उन्नति इतनी नहीं हुई। ठीक है, और इतना ही यानी और लोगों का जो जीवन है उसमें गुणवत्ता में सुधार भी नहीं हुआ। अब देखो यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया को समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो तो यह तर्क दिया जा सकेगा कि विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर के जरिए मापना अपर्याप्त और कई बार भ्रामक भी हो सकता है। यानी मित्रों क्या करा है कि आप अगर मान लो कि ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ हमने विकास किया और जो है हम आर्थिक उन्नति के माध्यम से नाप रहे हैं कि हाँ इस देश में हमने कितना विकास किया, कितना हमने लोगों के जीवन में गुणवत्ता में वृद्धि की, ऐसा नहीं होगा। आपने यानी आप इस बात को भी नापिए, आप इस बात का भी तो मेजरमेंट करिए कि आपने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया, इस बात को भी तो देखिए।
अब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह का एक प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे यूएनडीपी वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। मित्रों, ये कह रहा है कि अब हम विकास को मापने के लिए क्या कर रहे हैं कि हम जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेकर के आते हैं, यानी एसडीआई हम लेकर के आते हैं, और उसके माध्यम से जो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसको जारी करता है, और इसके माध्यम से हम अब विकास को नाप रहे हैं। इस प्रतिवेदन में साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आयु, संभावित और मातृ मृत्यु दर जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। इस उपाय को मानव विकास सूचकांक कहा। मित्रों, वही बात मैंने अभी आपसे चर्चा की कि एचडीआई हम लेकर के आए हैं, और हम जो उसमें शिक्षा का स्तर कितना हमने लोगों में बढ़ाया, ठीक है। एक है जो हम बात करते हैं मातृ मृत्यु दर की, वो कितनी कम हुई। इन सभी के माध्यम से हम जो है विकास को नाप रहे हैं, यानी विकास का मॉडल, विकास का जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं, अब उसको मूल्यांकन के लिए हम जो एक नई पद्धति अपना रहे हैं। इस अवधारणा के अनुसार विकास को ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो अधिकाधिक लोगों को उनके जीवन में अर्थपूर्ण तरीके से विकल्पों को चुनने की अनुमति दे। इसकी पूर्व शर्त है कि आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो। यानी मित्रों कह रहा है कि विकास का मतलब ये होना चाहिए कि हाँ, उस देश में कितना हमने विकास किया, यानी कितना हमने वहाँ पे मानवीय विकास किया, शिक्षा में कितना सुधार हुआ, कितनी हमने स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को दी, कितना जो है लोगों में पोषण का स्तर बढ़ा, कितने लोग जो है कुपोषण से बाहर आए। और इसे बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान और गरीब बैठाओ या बिजली, सड़क, पानी जैसी लोकप्रिय नारे जैसे भावना का संप्रेषण करते हैं कि बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन गुजारना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है। यानी मित्रों वही बात, अगर आपके पास बुनियादी जरूरतें नहीं है, अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं है, तो फिर आप जो है क्या जीवन में प्राप्त कर सकते हो? आप किसी भी प्रकार का लक्ष्य जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी जो इच्छाएं हैं, वो जो कामनाएं हैं, वो दबी की दबी रह जाती है, ठीक है। और अभाव तथा वंचनाओं से मुक्ति ही किसी व्यक्ति की पसंदगी और इच्छाओं की पूर्ति की कुंजी है। मित्रों वही बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास अभाव है, आपके पास सुख सुविधाएं नहीं है, एक जो बुनियादी जरूरतें होनी चाहिए ना, वो भी नहीं है ना, तो फिर आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आपकी इच्छाएं मर जाती है। और इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में भूख या ठंड से मरते हैं, अथवा बच्चे विद्यालय जाने के लिए बजाय काम कर रहे हैं, तो ये देश के अविकसित होने का ही सूचक है। कह रहे हैं कि आपने क्या किया, आपने विकास तो किया, लेकिन विकास से क्या हुआ कि जो लोग थे हाशिए पर, वो वहीं अभी भी हैं, और बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हैं। यानी जो बच्चे हैं उनके पास जो है एक जो जीवन का स्तर है वो अच्छा नहीं है, भूख या ठंड से वो मर रहे हैं। यानी उस देश में क्या विकास हुआ? फिर तो वो विकास जो है नहीं हुआ उस देश में, और वो जो देश है वो अविकसित है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर यहीं स्टॉप रखते हैं, ठीक है। और अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसको कंटिन्यू करेंगे विकास की वैकल्पिक अवधारणा के साथ, ठीक है। तो आज का लेक्चर आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। विकास के बारे में हमने एक डिटेल से यहाँ डिस्कशन किया कि विकास कैसा होता है, क्या इसका अर्थ होता है, कौन से हमें तरीके अपनाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरी कंप्लीट लक्ष्मीकांत की पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रही है, आप उन लेक्चर्स को भी जरूर सुनिएगा। आप विश्वास करोगी जितना मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है उससे कई गुना बढ़ करके एक एक प्रावधान पर मैंने वहाँ पे डिस्कशन किया है। और चाहे भारत का बड़ा से बड़ा एग्जाम, आप चाहे आईएएस का ले लो या छोटे से छोटा एग्जाम ले लो, तो जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित, वो सभी आप जो है फाइट कर सकते हो, ठीक है। और आप फाइट कर ही लोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।